Hello kids, this is Ankit Jangam. I welcome you to the third part of your chapter, Gravitation. In today's video, we're going to learn about mass and weight. But before starting, let us discuss what we have already done. That is free fall. When a body is falling under the influence of gravitational force, then we say the body is in free fall. मीन एक बॉडी है ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर फॉल कर रही है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स अगर उस पर अप्लाई हो रहा है, देन वी से दैट बॉल इज इन फ्री फॉल. और कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ना आपने उस पर कोई सडनली फोर्स लगाया. जब मतलब अगर मैं बॉडी को एक रिलीज करता हूं, ओनली वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे जा रही है, देन वी से इट्स इन फ्री फॉल. अगर मैं उसको फोर्सफुली नीचे फेंकता हूं, तब मैं उसको फ्री फॉल नहीं बोलूंगा. इसके अलावा व्हाट वी आल्सो अंडरस्टैंड कि जब ये बॉडी फ्री फॉल पे होती है, इस पर एक एक्सेलरेशन लग रहा है, दैट इज जी acceleration due to gravity. We have also discussed about this value, that is 9.8 meter per second square. We also discussed that on the earth surface, because earth shape is geoid, due to that equators पर ग्रेविटेशन वैल्यू या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वो कंपैरेटिवली लेस होता है रेदर देन पोल्स, क्योंकि ये सेंटर के पास है. ठीक है, while the distance between center and equator is larger, due to that gravitational force की वैल्यू इक्वेटर्स पे कम होती है. एंड वी ऑल्सो डिस्कस कि किसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी उनको हमने हाइट या फ्री फॉलिंग बॉडीज के लिए हल्का सा चेंज करा था. सो वी गेट दैट h is equals to ut plus half gt square. We also get v equals to u plus gt, and we also used get that v square equals to u square plus 2gh. ठीक है. एंड इसके अलावा एक और बात समझी थी कि जब बॉडी नीचे की तरफ जा रही होती है, तब उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट, चलिए समझते हैं मास को. सो व्हाट इज मास? जब भी मैं मास की बात करना चाहूंगा, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, और वी कैन से द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी. ठीक है, कि क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड मास ऑफ द बॉडी. अब एक बॉडी के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है? मैटर ऑफ कोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कितना वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कितना उसके अंदर सब्सटेंस प्रेजेंट है, वही तो है जिसको हम क्या कर सकते हैं, कितना उसका मास है और कितना उसका स्पेस ऑक्यूपाइड होता है, वही मैटर है. तो जितना मैटर किसी बॉडी में होता है, वही उसका क्या होता है, मास होता है. ड्यू टू दैट हमें एक बात पता चल गई कि मास इज अ कंडीशन ऑफ अ बॉडी दैट डू नॉट चेंज इजिली. ठीक है. सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल m. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज मास एक मैग्नीट्यूड होता है. आप बॉडीज को बढ़ाते जाएंगे, उसके अंदर हो सकता है आप ज्यादा अमाउंट ऑफ मैटर जितना बढ़ाते जाएंगे उतना उसका मास बढ़ता जाएगा. इट इज ओनली अमाउंट जो कि मैग्नीट्यूड मेजर होता है, इसका कोई डायरेक्शन मेजर नहीं होता. kilograms and mass of a body remain constant all places. एक बॉडी का मास कभी चेंज नहीं होता, बिकॉज मास का मतलब क्या है, बॉडी के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है. ड्यू टू दैट ये बात फिक्स हो जाती है कि मास में कभी भी क्या नहीं होगा, ये हर कंडीशन पे, हर केस पे क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है. ठीक है, चलिए आगे समझते हैं. और ओके, मास ऑफ ए बॉडी नेवर बी जीरो. सिंपल सी बात है, किसी भी कंडीशन में जब मास एक बॉडी का अलग अलग कंडीशन में ही चेंज नहीं हो रहा है, तो इट कैन नेवर बी जीरो. एक बॉडी जब भी कुछ अमाउंट ऑफ मास कंटेन करेगी, वो हमेशा रहेगा. इट कैन नेवर बी जीरो. अगर बॉडी है, एग्जिस्ट करती है और उसमें मैटर है, दैट मीन उसके पास कुछ तो वैल्यू होगी मास की. इट कैन नेवर बी जीरो. इसके अलावा एक बॉडी, हम मास को हमेशा इनर्शिया से बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं. जितना बॉडी का मास बढ़ता जाता है, हम कहते हैं कि बॉडी की इनर्शिया बढ़ती जाती है. अगर कोई बॉडी जितना ज्यादा उसका मास है, उसको उतना ही हार्ड होता है रेस्ट से मोशन में लाना. ठीक है. अगर कोई बॉडी है, बहुत ज्यादा मास है और वो ऑलरेडी एक मोमेंटम गेन कर चुकी है, तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल है. फॉर एग्जांपल ट्रेन का मास बहुत ज्यादा होता है, इट कैन नेवर गेट
उसको रोकना बड़ा मुश्किल काम है, इजीली ब्रेक सप्लाई नहीं होते, वो टाइम लेता है रुकने में, ठीक है, उसका मोमेंटम धीरे धीरे कम होता है। ड्यू टू दैट, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हम बोलते हैं इनर्शियल मास, क्योंकि मास हमेशा क्या ऑफर करता है, इनर्शिया ऑफर करता है, दैट्स व्हाई हम ही क्या बोलते हैं, इनर्शियल मास। अब जनरली मास को हम मेजर करते हैं ऑन बीम स्केल, बीम बैलेंस, ठीक है। यहां पर जैसे यू कैन सी इन दिस इमेज कि हमने क्या कर रखा है, किसी बॉडी का मास फाइंड करने की कोशिश करिए और उसके सामने हमने प्रॉपर्ली हमारे मास मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको यूज लिया है। ओके, मेजर करने के लिए उसके लिए हमने 1 kg का कोई हो सकता है वेट यूज लिया है, उसके बेसिस पे हमने उसको मेजर करा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वेट पर। तो वेट क्या होता है, एक्चुअली में वेट है कि कितना किसी भी बॉडी पर फोर्स लग रहा है ड्यू टू अर्थ, ओके। या हम बोल सकते हैं कि ये सिंपली क्या है, प्रोडक्ट है एक बॉडी का। वेट को जनरली कैपिटल W से रिप्रेजेंट करा जाता है एंड इसका फॉर्मूला होता है m इंटू जी, कि एक बॉडी जिसका मास m है उस पर कितना एक्सेलरेशन लगा, दैट इज एक्चुअली द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ, ठीक है, वही क्या है, आपका वेट है। चलिए स्टेटमेंट समझते हैं। द फोर्स विद विच अ बॉडी इज अट्रैक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी। सिंपल सी बात है कि एक बॉडी पर अर्थ कितना उसे पुल कर रही है सेंटर की टुवर्ड, वही क्या है, उसका वेट होगा। दैट मीन इट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन दैट बॉडी। तो इसी वजह से इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, mg। इट इज जनरली रिप्रेजेंट बाय कैपिटल W। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ऑफ कोर्स, बिकॉज सिंपल सी बात है, इट इज द अर्थ जो एक बॉडी को अपनी तरफ खींचना चाह रही है, इट इज डायरेक्शनल, ड्यू टू दैट इट इज द वेक्टर क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। हाँ, इट्स वेट। अब देखिए ऑलरेडी बात हो गई, जबकि वेट क्या है, फोर्स ही तो है, ड्यू टू दैट इसकी एसआई यूनिट भी क्या होने वाली, न्यूटन। न्यूटन को हम सिंप्लीफाइड कर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर। नाउ फॉर्मूला इसका mg हो गया, ऑलरेडी डिस्कस हो गया। वेट ऑफ ए बॉडी चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब इस पॉइंट को हम समझते हैं कि वेट होता है एक बॉडी का बहुत ज्यादा चेंज होता है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है अर्थ की जियोइड शेप। अर्थ की जियोइड शेप की वजह से इक्वेटर्स पर क्या है, सेंटर का डिस्टेंस ज्यादा है, वहीं पोल्स पर ये डिस्टेंस थोड़ा सा कम है, ठीक है। आपकी इसकी वजह से जो वैल्यू ऑफ g है वो पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंपैरेटिवली ज्यादा है एंड यहां पर ये हल्का सा क्या है, कम है। ड्यू टू दैट वेट एक बॉडी का ऑन द अर्थ सरफेस ही चेंज हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, किस पे डिपेंडेंट है, वेट डिपेंडेंट है मास के अलावा ग्रेविटी पे, ठीक है। अगर किसी बॉडी की ग्रेविटी चेंज हो जाती है दैट मीन उसका वेट चेंज हो जाता है। तो एक और बात हमें समझना पड़ेगा, यहाँ तो अर्थ पे ही चेंज हो रहा है। अगर मैं इस बॉडी को मून पर, सन पर या जुपिटर पे रख देता हूं तो भी इसका क्या होगा, मास चेंज, इसका वेट चेंज हो जाएगा। मास कभी चेंज नहीं होगा। मास एक ऐसी क्वांटिटी जो कभी चेंज नहीं होगी। मास को मैं अगर क्या करता हूँ, बॉडी के मास को मैं जुपिटर पे भी मेजर करूंगा वो सेम रहेगा, मैं सन पे भी मेजर करूंगा वो सेम रहेगा, मैं मून पे भी मेजर करूंगा वो सेम रहेगा, बट जो चीज चेंज होगी वो होगा उसका वेट। चलिए वापस समझते हैं आगे। वेट ऑफ ए बॉडी बिकम जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ। सिंपल सा रीजन है कि अर्थ के सेंटर पर अर्थ कोई फोर्स नहीं लगाती, क्योंकि वो बॉडी इसको क्या चाहती थी कि सेंटर पे आ जाए। जब जैसे ही बॉडी सेंटर में आ जाएगी द फोर्स विल बी जीरो, ड्यू टू दैट वेट ऑफ द बॉडी आल्सो बिकम जीरो। वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। देखिए स्प्रिंग बैलेंस एक मैकेनिज्म, एक मेजरिंग मैटर है, जिससे क्या होता है, जनरली आपके अनाज मंडी के आसपास लोग क्या करते हैं, अनाज को मेजर करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Now, let us compare weight of an object on the moon. It is one of the important topic. कैसे होता है, क्या होता है, उसको समझते हैं। चलिए, ठीक है। ओके, हमें ये मेजर करना है किसी ऑब्जेक्ट का वेट मून पर क्या होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले उस ऑब्जेक्ट का मास जो अर्थ, वेट जो है अर्थ पे है, उसको भी क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। उसके हिसाब से तो हम कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो काम है वो हम क्या करें, एक रिलेशन निकाल रहे हैं, एक रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करें वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ के बीच में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून क्या होगा। मान लीजिए लेट अस टेक अ बॉडी ऑफ मास m, ठीक है। अब इसको मून सरफेस पे भी रखा गया है, इसको अर्थ सरफेस पे भी रखा गया है। अब दोनों केस में इस पर मास क्या होगा, इसका वेट क्या होगा वो निकालना है। अब वेट का एक फॉर्मूला तो होता है ये
कि भाई हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकाल देते हैं जो भी उस बॉडी पे अप्लाई होगा। ठीक है, आपका फॉर्मूला आ जाएगा कैपिटल जी मास ऑफ मून, मास ऑफ बॉडी अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। ठीक है, इसे बोल देते हैं हम इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरा हम करते हैं कि वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ क्या होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, ऑलरेडी हमें पता है कि यहाँ पर फोर्स जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का होगा वो अप्लाई करना है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा जी एम ई एम आर स्क्वायर। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या करता हूं, कंपेयर कर लेता हूं, एंड ड्यू टू दैट मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 को डिवाइड करता हूं इक्वेशन 2 से। व्हाट वी गेट, वेट ऑफ मून डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। ठीक है, मैं वैल्यूज लगाता हूं, दैट विल बी कैपिटल जी एम एम कैपिटल जी एम ई स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। आई होप यहां तक का पार्ट समझ में आया। अब इससे हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है या इसको और ज्यादा सॉल्व करना है। चलिए करते हैं, इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो वैल्यू बिकम कैपिटल जी एम स्मॉल एम आर एम स्क्वायर। रेसिप्रोकल करने की वजह से ये वाली वैल्यू उल्टी हो जाएगी, दैट विल बी आर ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी एम ई। अब जितना हम इसको सिंप्लीफाइड कर सकते हैं वो करते हैं, दैट विल बी, ठीक है। सो हमारी ओवरऑल वैल्यू जो रेशियो की आएगी वो क्या आ जाएगी, यहां पर कैपिटल एम आर ई स्क्वायर अपॉन आर एम स्क्वायर इंटू एम ई। मतलब अगर मैं क्या करता हूं, मास ऑफ मून, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ मून की एग्जैक्ट वैल्यू जानता हूं, तो मैं इसे फर्दर सॉल्व कर सकता हूं। चलिए अप्लाई करते हैं उन्हें। ठीक है, देखिए मास ऑफ मून होता है 7.36 इंटू 10⁻²2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6.37 इंटू 10⁻6। ठीक है, आपका रेडियस ऑफ मून होता है 1.74 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर, एंड मास ऑफ अर्थ होता है 5.98 इंटू 10⁻24। इसको फर्दर सिंप्लीफाइड करने पे हमारी वैल्यू आएगी 7.36 इंटू 6.367 6.37 अपॉन 1.74 इंटू 1.74 इंटू 5.98। यहाँ पे ओवरऑल में अगर 10 की वैल्यू लिखता हूं तो ये हो जाएगा 22 एंड 6 का जो स्क्वायर था उसकी वजह से यहां पर हो जाएगा +12। ठीक है, यहां पर हो जाएगा 24 + 12 2। अब मैं क्या करूंगा, ट्राई करूंगा ये पॉइंट्स वैल्यूज को हल्का सा सॉल्व कर दूं, इसकी वजह से फर्दर जो वैल्यू आएगी मेरी 736 इंटू 637 इंटू 637 अपॉन 174 इंटू 174 इंटू 598। ठीक है, एंड अल्टीमेटली 10 की वैल्यूज को मैं सॉल्व करता हूं तो ऊपर आएगा 20 + 12 22 + 12 दैट विल बी 34 -36। ठीक है, अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाइड करना शुरू करता हूं, तो फर्दर सिंप्लीफाई करने से 736 इट कैन बी डिविजिबल बाय 174 174 एंड 59 598, जिसकी वजह से वैल्यू आएगी 92 इंटू 637 इंटू 637 अपॉन 87 इंटू 87 इंटू 299
एंड यहाँ वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻²। ठीक है, जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं और इसकी वैल्यू वैल्यूएट करते हैं, द वैल्यू विल बी 37330748 एंड नीचे की वैल्यू आएगी 2263131 इंटू 10⁻²। ओवरऑल इस वैल्यू को सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी दैट विल बी 16.495 इंटू 10⁻²। अगर मैं इसको फर्दर मल्टीप्लाई करता हूं, व्हाट विल गेट द वैल्यू ऑफ 0.16495। अब 495 इज वेरी क्लियर, बहुत ज्यादा क्लोज है किसके, इस वैल्यू के। सो मैं अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लिख सकता हूं इसकी 0.1650, और ये वैल्यू क्योंकि पॉइंट्स के बहुत पीछे है, इट कैन ऑल्सो नियर टू 0.166। नाउ 0.166 असल में इस रेशो 1/6 के बहुत ही क्लोज होता है, क्योंकि जो रेशो है 1/6 उसकी वैल्यू होती है, इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वैल्यू, दैट विल बी 0.1666। इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग टर्म। ओके, फर्दर इससे हमारा वेट ऑफ मून अपॉन वेट ऑफ अर्थ का रेशो आया 1/6। ड्यू टू दैट हमारे पास एक रिलेशन जनरेट हो चुका है कि वेट ऑफ अ बॉडी ऑन मून एंड वेट ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ के बीच में, कि हमेशा जो ग्रेविटी या फिर मैं बोल सकता हूं जो वेट में डिफरेंस या फोर्सेस में जो डिफरेंस रहेगा वो हमेशा 1/6 के इक्वल होगा। चलिए इसको आगे देखते हैं। यहां पर मास लिया गया है, देखिए मास ऑफ अर्थ दे रखा था 5.98, रेडियस ऑफ अर्थ दे रखी थी 6.37, 7.36 एंड 1.74। इसको क्या करा गया है, रेशो लिया गया है, ठीक है, उस रेशो को सिंप्लीफाइड करा, ठीक है, और सिंप्लीफाइड करने के बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाइड करा जब, तो हमारा जो WM/WE आया दैट विल बी MM इंटू RE² एंड ME इंटू RM²। हमने वैल्यूज को पुट करा, इन्हें सिंप्लीफाइड करा, इन्हें फर्दर सॉल्व करा, तो हमारी वैल्यू आई। उसके बाद हमने जब इसको और ज्यादा फर्दर डिवाइड करा, व्हाट वाज आवर वैल्यू 3337330748 एंड 2263131। इसको फर्दर जब हमने सॉल्व करा, व्हाट वी गेट वैल्यू 0.1649। इसको फर्दर सिंप्लीफाइड करा और हमारा रेशियो आ गया। अब नाउ दिस रेशियो इज यूटिलाइज्ड इन मल्टीपल न्यूमेरिकल, तो चलते हैं एक न्यूमेरिकल करते हैं। So what's the question here? Mass of an object is 10 kg. What is the weight of on the earth? हमें weight on earth बताना है। तो weight का फॉर्मूला होता है mg, ठीक है। मास ऑफ बॉडी हमें दे रखा है यहाँ पर 10 kg एंड g की वैल्यू हमें पता ऑलरेडी क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए वैल्यूज रख लेते हैं हम, 10 इंटू 9.8। नाउ इसको जब हम सॉल्व करेंगे 98 न्यूटन, ठीक है। चलिए चेक करते हैं इसे नाउ, ठीक है। आपके पास वैल्यू ऑफ ग्रेविटी दे ही रखे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास आपको दे रखा था 10 kg, फॉर्मूला अप्लाई करा जिससे वैल्यू आई 98 न्यूटन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट मेजर करा है और उसका अर्थ सरफेस पे वेट आया है 10 न्यूटन, दैट इज वेट ऑन अर्थ इज 10 न्यूटन। नाउ व्हाट विल द वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ मून, और आपको फाइंड करना है वेट ऑन मून। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। What we already have that weight on moon and weight of earth, weight on earth 1/6 के बराबर होते हैं। हमें weight of moon निकालना है उस बॉडी का, तो weight on moon क्या हो जाएगा, that is weight on earth upon 6। लास्ट क्वेश्चन में जो हमें वैल्यू दे रखी थी weight on earth that is 10 न्यूटन upon 6। इसको जब मैं फर्दर सिंप्लीफाइड करूंगा द वैल्यू विल बी 1.67 न्यूटन। तो वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑन मून विल बी
1.67 न्यूटन। चलिए चेक करते हैं इसे। ओके, सिंपली क्या करा है, रेशियो को यूटिलाइज करा है और सॉल्व कर दिया, तो वैल्यू क्या है 1.67 न्यूटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इन टुडेज वीडियो व्हाट वी लर्न, फर्स्ट वी अंडरस्टैंड मास, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी एंड ये अमाउंट बताता है कि एक बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ मैटर या कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट है। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी और ये कहीं पर भी कभी भी चेंज नहीं होता। बट अबाउट वेट हम ये जानते हैं कि जब भी एक बॉडी पर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो उस तरफ जा रही है, जैसे अगर मैं बॉडी हूं और मेरा जो वेट होगा वो किसकी वजह से है, कि एक फोर्स जो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से नीचे लग रहा है, दैट इज माय वेट। ओके, ड्यू टू दैट अब इसकी डायरेक्शन फिक्स है नीचे की तरफ, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। उसके अलावा हमने रिलेशन स्टैब्लिश करा है कि किसी भी बॉडी का मून पर क्या वेट होगा और अर्थ के उस बॉडी का अर्थ पे वेट में। वीडियो यहां पर खत्म नहीं हुआ, लेट्स डू सम असेसमेंट्स। ओके, व्हाट इज आवर फर्स्ट असेसमेंट हियर? A rock is brought from the surface of the moon। ठीक है, एक रॉक है जिसे मून सरफेस से लाया गया है। अब उसके बारे में बताना है कि क्या क्या बातें, क्या क्या स्टेटमेंट यहां पर सही है। इट्स मास विल चेंज, मास इज अ क्वांटिटी विल नेवर चेंज अबाउट अ बॉडी। सो ये तो ऑप्शन आपका हर हालत में गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन, इट्स वेट विल चेंज बट नॉट द मास। हाँ, ऑलरेडी बात है, सीधी सी बात है, वेट एक चेंजेबल फिनोमेना है, जहां जहां ग्रेविटी का फोर्स बदलता है वहां वेट बदल जाता है, सीधी सी बात है। ड्यू टू दैट ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, बोथ मास एंड वेट विल चेंज। मास चेंज नहीं होता, कभी नहीं होता। ठीक है, इट्स मास एंड वेट बोथ विल रिमेन सेम। देखिए, मास रिमेन सेम बट वेट डेफिनेटली विल चेंज। सो ये ऑप्शन भी आपका गलत होता है, तो आंसर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट असेसमेंट पे चलते हैं। ओके, अ बॉडी इज वेट एट द पोल्स एंड देन एट द इक्वेटर। द वेट एट द इक्वेटर। ओके, एक बॉडी है, पहले पोल्स पे मेजर करी है, देन इक्वेटर पे मेजर करी है। ऑलरेडी इस बारे में बात स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो ही कह दी थी कि जब भी मैं अर्थ की सरफेस पे ही किसी भी दो बॉडीज का वेट लेता हूं, पोल्स पर उसका वेट ज्यादा आएगा क्योंकि वहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्यादा है रेदर देन इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर की क्या बोलते हैं 21 किलोमीटर रेडियस ज्यादा है। ड्यू टू दैट हमेशा जो मास है पोल्स पे ज्यादा आएगा, वेट पोल्स पे ज्यादा आएगा रेदर देन इक्वेटर। ठीक है, तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट। एट द इक्वेटर विल बी ग्रेटर देन पोल्स। बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज ये ऑलरेडी पता है कि पोल्स पर ज्यादा होता है एंड इक्वेटर्स पे कम होता है। सो रॉन्ग, एट द पोल्स विल बी ग्रेटर देन द इक्वेटर्स, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। एट पोल्स विल इक्वल टू द वेट ऑफ एन इक्वेटर, गलत ऑप्शन है, वेट दोनों पॉइंट पे सेम हो ही नहीं सकता। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट ना, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट पे कभी भी वेट डिपेंडेंट नहीं होता है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। होपफुली यू ऑल लर्न, होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।